जय हिंद। बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबका कार्यक्रम सिनेमा घर में। आज के विशेष दिन आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज का विशेष प्रणाम, सैल्यूट, आभार उन सभी वीर सैनिकों का हम सब की तरफ से जिन्होंने खुद को दीवार बना दिया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। उस मिट्टी का तिलक करते हैं हम, जिसमें हजारों वीरों का खून मिला है। कल किसी ने ख्वाब देखा था, आज उसकी ताबीर कर रहे हैं हम। आज बेहतर है, तरक्की है, शांति है, क्योंकि खुद को मिटाकर हमारी सीमाओं पर खड़े हैं वो। जिनके लिए ये देश, हमारा भारतवर्ष, उनकी जान से भी प्यारा है। इसकी ओर उठने वाले हर हाथ को उन्होंने तोड़ डाला है। हमारे देश की सीमा बहुत दूर में फैली है, विषम भौगोलिक दशाओं में, मगर हमने न तब हार मानी थी, न हम आज हार मानते हैं। आज की फिल्म उसी एक बॉर्डर की है। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहां हमारे वीर सैनिकों ने एक मिसाल कायम की, 1962 का वो सर्द महीना जब देश के अंदर त्योहारों का मौसम होता है, तब भारत चीन की उस नापाक इरादे को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था अपनी फौलादी इरादों से। न दुश्मन बदला, न हमारे हौसले। हमारी लंबी चौड़ी सीमाओं के कारण हम पर कई युद्ध थोपे गए। उन्हीं युद्ध में 1962 का चीन के द्वारा किए जा रहे लगातार अतिक्रमण पर उनका हमारे देश की सीमा में प्रवेश के कुछ चक्र को काटते जवान, उनकी स्ट्रैटेजीज, उस विषम परिस्थिति और दुनिया की चुप्पी पर आधारित फिल्म हकीकत लेकर उपस्थित हूं आज मैं आपके पास। ये भारतीय सिनेमा की पहली वॉर विषय पर बनी हुई फिल्म थी, मगर 60 के दशक में ये काम आसान तो कतई नहीं था। 1962 में जब युद्ध जारी था, तब देश में आम लोगों के साथ साथ सिनेमा बनाने वाले भी प्रभावित हुए थे। चेतन आनंद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर के साथ साथ एक बेहतरीन चिंतक भी थे। हकीकत से पहले नीचा नगर 1946 में बनाकर अवार्ड और तारीफें बटोर चुके थे, जो कि उनकी पहली फिल्म थी। मगर आम कहानियों पर सिनेमा क्रिएट करना और वॉर पर फिल्म बनाना, सबसे बड़ा फर्क तो बजट का ही आने वाला था। सो इस व्यवहारिक तथ्य को जानते हुए भी चेतन आनंद ने 1962 में हुए युद्ध पर फिल्म बनाने का निर्णय ले लिया। उनकी पत्नी उमा के माध्यम से पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री से उन्हें मदद मिली। साथ ही लद्दाख में शूटिंग के लिए सेना का भरपूर सहयोग भी प्राप्त हुआ। बताते हैं कि इस फिल्म के लिए कैफी आजमी, शौकत आजमी और बलराज साहनी समेत चेतन आनंद ने भी कोई डिमांड नहीं रखी थी, यानी कि बिना 1 रुपया लिए काम किया था। मदन मोहन साहब के कांधों पर इसमें संगीत की जिम्मेदारी आई और उनके दिमाग में एक बलवती प्रेशर था कि युद्ध का नतीजा बेहद दुखद रहा, तो हम किस तरह से संगीत से उसे दर्शा सकते हैं। मगर उन्हें साथ ही इस बात का एहसास भी था कि हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया है, उसका जश्न, उसका सम्मान भी संगीत से ही जताना है। अब इसके लिए उन्हें मार्मिक बयानगी के लिए मरहम से शब्द चाहिए थे और फिर कैफी आजमी को इस आग्रह बुलाया। कैफी आजमी के शब्द तो ऐसे रहे इस फिल्म में कि जब भी हमने सुना, आप सब भी इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, कि रजांगला लद्दाख की हर उस चीख से हर बार गुजरते हैं हम जब उस गीत को सुनते हैं। हर बार उस कुर्बानी को नमन करते हैं जब कैफी आजमी के शब्दों में उनकी भावनाओं को एक बार फिर से जज्ब करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चेतन आनंद द्वारा इस फिल्म को लद्दाख में डटे उन वीर सैनिकों को समर्पित किया गया था। शहीद हुए 114 सैनिकों के साथ साथ उनके परिवार, उनके सभी सहयोगियों को देश हमेशा याद रखेगा। ब्रिगेडियर तपेश्वर नारायण रैना चुसुल लेह में 13 कुमायूं के इंचार्ज थे उस वक्त। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1975 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रहे आप। मेजर शैतान सिंह। अहिर कंपनी 13 कुमायूं की शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता।
ये फिल्म उस वक्त एक ऐसी कड़ी बनी जिससे आम जनमानस सीमा पर हुए उस युद्ध को फिल्म के माध्यम से जान पाया, क्योंकि तब संचार के नाम पर वक्त वक्त पर सुनाए जाने वाला समाचार था और कुछ अखबार। मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई तब सेना और अपने देश पर गर्व की भावना से लोगों की आंखें भर गई और गर्व से मस्तक ऊंचा हुआ। इस सच्चे युद्ध की फिल्मी कहानी थोड़ी अलग है। युद्ध उससे जुड़ी घटनाओं को हूबहू उतारने की कोशिश रही, मगर पात्रों को थोड़ा अलग पिरोया गया। आइए परिचय जान लेते हैं अपने सिल्वर स्क्रीन सितारों का हकीकत के लिए। धर्मेंद्र कैप्टन बहादुर सिंह के रोल में हैं। बलराज साहनी मेजर रंजीत सिंह के पात्र को निभा रहे हैं। प्रिया राजवंश जो कि ब्रिटेन से ड्रामा की पढ़ाई करने के बाद मुल्क आई और उनकी ये पहली फिल्म थी, एक लद्दाखी लड़की की भूमिका में है। नाम है आइमो। संजय खान सैनिक के रोल में हैं। विजय आनंद मेजर प्रताप सिंह के रोल को पर्दे पर निभा रहे हैं। शेख मुख्तार कमांडिंग ऑफिसर के रोल में हैं। सुधीर जिन्हें अपने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में देखा होगा, वो यहाँ राम सिंह की भूमिका में मुख्य पात्रों में हैं। इंद्राणी मुखर्जी और अचला सचदेव सैनिकों के परिवार के रोल में नजर आती हैं। एक टीनेज पात्र जो कि आइमो का भाई है, उसका रोल लेवी एहरान अहरोनी ने निभाया। नाम है सोनम। संगीत पक्ष इस फिल्म का बेहद मजबूत है। मदन मोहन 1964 में गजल और जहां आरा के साथ साथ हकीकत में भी कंपोज कर रहे थे और तीनों ही लाजवाब रहे। गजल में साहिर के साथ तो जहां आरा में राजेंद्र किशन के साथ, और हकीकत में कैफी आजमी के बोल को जोश भरते संगीत सजा रहे थे। बताते हैं कि कैफी आजमी साहब ने पहले तो चेतन आनंद को मना किया था ताकि मैं लगातार असफल हो रहा हूं, मुझे मत लो, मगर चेतन आनंद ने फिर तो कैफी आजमी को मना ही लिया और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस फिल्म का गीत पक्ष भी ऐतिहासिक है। मगर संगीत और गीत के बोल दोनों अधूरे ही रह जाएं अगर उन्हें स्वर न मिले। फिल्म के 6 गीतों में 3 गीत लता मंगेशकर, 3 गीत मोहम्मद रफी और 7वां जो गीत है उसमें हर पात्र के लिए अलग आवाज ली गई है। 4 सिंगर्स को लिया गया है। एक की तो डेब्यू ही इस गीत से हुई थी। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, तलत महमूद और भूपेंद्र सिंह, जिन्हें मदन मोहन दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के परिचय से बुलाकर लाए थे। और फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। फिल्म शुरू होती है एक क्रेडिट के आभार से, जो कि भारत सरकार, भारतीय सैनिकों, पंजाब सरकार के अतिरिक्त उन सबों के लिए जिनका सहयोग और योगदान रहा इस फिल्म को बनाने में। साथ ही इसकी ज्यादातर शूटिंग लद्दाख में हुई, इसका भी जिक्र किया गया है। फिर बताया गया कि ये वास्तविक कहानी जुलाई 1962 में चीन की बदनीयती से आरंभ होती है, जिसका अंत 1962 के नवंबर में होता है। इस फिल्म में पहले हमले के बाद दूसरे हमले के आरंभ से आखिरी मोर्चे तक घटनाक्रम को लिया गया है। 114 सैनिकों की अदम्य साहस को दर्शाया गया है। चेतन आनंद प्रेजेंस लिखकर आता है पर्दे पर काले पृष्ठ पर सफेद से। ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी। पहला दृश्य उस वक्त के कम सीटों वाले एक बोइंग का है, जिसमें एक ब्रिगेडियर आके बैठते हैं, जिसका रोल जयंत साहब ने निभाया है। सैनिक सलामी देता है, फिर वो बोइंग उड़ता है और कास्टिंग के साथ साथ मेजर और सैनिक की बातचीत होती है, जिससे पता लगता है कि बोइंग श्रीनगर जा रही है। लद्दाख का जिक्र होता है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान से सैनिक एक बार फिर उड़ान भरता है। वो सैनिक राम सिंह है। हिमालय की चोटियां दिख रही है, दूर दूर तक फैले पहाड़ और उनकी श्रृंखला बर्फ से ढकी हुई। तभी विमान में राम सिंह से दूसरा सैनिक पूछता है, क्या बात है, उदास हो? राम सिंह जवाब देता है, शादी करवाने गया था, बात तोड़ कर आ रहा हूं, लड़की से झगड़ा हो गया। फ्लैशबैक में राम अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, जिससे उसकी शादी होने वाली है। लड़की कहती है कि शादी से पहले मिलना बदशकुनी होता है, शादी के बाद तो मिलना ही मिलना है। राम सिंह बताता है कि शादी के बाद मुझे ड्यूटी पे चले जाना है, बहुत दूर। लड़की कहती है, तो क्या हुआ, साथ तो होगा ना? राम सिंह कहता है, नहीं, वहां तुम नहीं जा सकती। लड़की कहती है, कितने दिन के लिए जा रहे हो? राम सिंह बताता है, 1.5 बरस। लड़की कहती है, छुट्टी ले ली होती। राम सिंह कहता है, ली तो थी, मगर मुहूर्त ही 1 महीने बाद की निकाली गई है। लड़की कहती है, तो 1.5 बरस बाद कर लेते। हमारे घर वाले तैयार नहीं थे, रो पीट कर माने भी तो उन्हीं के रहम पर छोड़ जाओगे तुम मुझे। राम सिंह गुस्से में कहता है, शादी अभी ही होगी वरना नहीं। लड़की भी तैश में मना कर देती है। राम सिंह वहां से जाता है, कुछ ठिठकता है, थोड़ा रुकता है, मगर लड़की रोकती नहीं और वो पोस्टिंग पर चला आता है। तभी प्लेन लैंड करता है। मेजर प्रताप छुट्टी पर जा रहे हैं, वहीं राम सिंह और उस सैनिक को कमांड सौंप कर जीप से अपनी छुट्टी के लिए निकल पड़ते हैं, गुनगुनाते हुए, गाते हुए। कर चले
ठीक है जा। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, प्यार बहलता नहीं बहलाने से, लो मैं चमन को चला वीराने से। शम्मा है कब से जुदा परवाने से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से। दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी, मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी। आगे बढ़ेगी मगर रुक जाएगी, होके करीब कभी घबराएगी और करीब कभी खिंच आएगी। खेल नहीं है मनाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा। सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके दिहाई बहुत पछताऊंगा। ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का। इस पूरे गीत में लद्दाख की खूबसूरती कैद करने की कोशिश की गई है। रास्ते में उन्हें बहादुर सिंह को किसी बच्चे को ट्रेन करते देखते हैं। वो बच्चा सेना में अफसर बनना चाहता है और बहादुर सिंह उसे चुस्त रहने की ट्रेनिंग देता है। फिर क्या होता है जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कैचे मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड पे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर में आज की कहानी है फिल्म हकीकत की। तो बहादुर सिंह जिस बच्चे को सिखा रहा होता है उसे इनाम में तमगा भी देता है, जिसे पाकर वो बालक खुश हो जाता है। तभी सैनिक बहादुर सिंह को कहता है कि ब्रिगेडियर साहब याद कर रहे हैं। सामने जाता है तो दोनों हंस पड़ते हैं, ब्रिगेडियर भी और बहादुर सिंह भी, क्योंकि वो ब्रिगेडियर कोई और नहीं बहादुर सिंह के पिता हैं।
मेजर रंजीत सिंह ब्रिगेडियर का स्वागत करते हैं। ब्रिगेडियर मेजर से कहते हैं कि मेरे बेटे से खूब मेहनत करवाना, उसे अच्छा अफसर बनाना, कोई मुरव्वत न करना। सोनम जो बालक बहादुर से ट्रेनिंग लेता है, उसकी बहन एक मेमनी को बचाने के लिए भाई को पुकारती है, मगर बहादुर अपनी जान पर खेलकर मेमनी को बचाता है। सोनम और उसकी बहन आइमो स्थानीय निवासी हैं। इन तीनों के बीच खूब दोस्ती होती है। बहादुर सिंह के मन में सोनम की बहन के लिए कुछ कोमल सी भावनाएं हैं। बहादुर सिंह उससे कहता है, कल तुम सोनमर्ग से चली जाओगी और ये वादी उजड़ जाएगी, क्योंकि सारी खूबसूरती इसकी तो तुम्हारे साथ चली जाएगी और फिर मेरी आंखें तुम्हें खोजती फिरेंगी। अब तो बता दो तुम क्या सोच रही हो। सोनम उसके बदले कहता है, कुछ नहीं सोच रही। अगले दृश्य में बहादुर सिंह मेजर रंजीत के साथ जीप में सोनम और आइमो भाई बहन को और उसकी मां को, जो कि एक कश्मीरी हैं, लिफ्ट देने की गुजारिश करता है। दरअसल वो अपने दूसरे घर लेह जा रहे हैं, मगर लिफ्ट उन्हें लामा युतो तक ही चाहिए। बातों बातों में सोनम बताता है कि उन्हें खोबरा फिर वहां से 200 मील आगे चुसुल जाना है, जहां सोनम और आंगमू के दादा का घर है। मेजर रंजीत रास्ते भर सोनम और उसकी बहन आइमो मां से बातें करते जाते हैं। मेजर जब इस लद्दाखी परिवार को छोड़कर जाने लगते हैं, तब सोनम उन्हें सैल्यूट करता है। लेह की खूबसूरती, लद्दाख के छोटे छोटे गांव, उसकी सभ्यता, उसके लोक नृत्य और परिधान से सजे लोग, और तभी बहादुर सिंह वहां आ जाता है, जिसे देखकर आइमो बहुत खुश हो जाती है। बहादुर सिंह बताता है कि उसका तबादला यही हो गया है। बहादुर सिंह आइमो से कहता है कि देखो कैसा संयोग है, तुम यहाँ आई तो मेरा भी तबादला यही हो गया। आइमो कहती है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ चले जाओगे, मुझे मालूम नहीं। तुम्हारा यकीन करूं या न करूं मुझे मालूम नहीं, मगर दिल कहता है कि जब तुम पास होते हो तो कुछ भी नहीं चाहिए। उस रोज आते हुए रास्ते में भगवान से मांगा था कि तुम फिर से मिलो, और तुम मिल गए। अब फिर न जाके कहूंगी भगवान से कि अगर जिंदगी हो तो तुम्हारे साथ हो, अगर मौत हो तो तुमसे जुदा होने से पहले। बहादुर सिंह उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने शहर दिल्ली ले चलूंगा। आइमो खुश हो जाती है, पूछती है वहां बहुत लोग हैं, रोशनी जगमग जगमग करती है, जैसे उसकी आंखों में लाखों दिए जल गए हों। बहादुर सिंह उसे अपनी मां से मिलवाने को कहता है, वो खुश हो जाती है। बहादुर सिंह सोनम को परेड करवाता है। इधर ब्रिगेडियर मेजर रंजीत सिंह को नक्शा दिखाकर बताते हैं कि इन चौकियों पर तुम्हें जाना है, जो यहाँ से करीब 300 मील दूर है। 3 दिन जीप में और 1 दिन पैदल चलना होगा। रास्ता बहुत कठिन है, कल रवाना हो जाओ। हमारी चौकियों के आसपास चीनी चौकियां हैं, हमारी जमीन पर उन्हें हटाने की बातचीत हो रही है। हमें सिर्फ अपनी चौकियों की सुरक्षा करनी है। मेजर रंजीत सिंह बहादुर सिंह को चौकी नंबर 5 पर जाने का आदेश देते हैं और अपनी चौकी नंबर 1 बताते हैं, जो कि उससे 5 मील की दूरी पर है। कल सुबह जाने की तैयारी हो जाती है। ब्रिगेडियर बहादुर के जाने से पहले उसे गले लगा लेते हैं। इधर सोनम आइमो बहादुर से मिलने पहुंचते हैं, जहां उन्हें मालूम होता है कि बहादुर बहुत दूर चला गया है, न जाने कब लौटेगा। दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं। वो फिर लेह जाकर मेजर रंजीत से मिलते हैं। वही उन्हें सारी बात बताता है कि बहादुर कहाँ है, मगर कब लौटेगा का जवाब वही होता है कि क्या मालूम कब लौटेगा। मगर मेजर ये जरूर कहते हैं कि मैं बहादुर को कह दूंगा कि लौटकर तुमसे जरूर मिल ले। मेजर के साथ सैनिकों से भरा ट्रक भी होता है और उस वक्त का संगीत उस खतरे को पूरी तरह दर्शाता है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। सैनिकों की चहलकदमी और आबो हवा सब जैसे सतर्क हों। तभी बहादुर को उसकी मां का खत मिलता है, जिसमें मां ने बहादुर को खत का जवाब लिखा है, प्यारे बेटे सुखी रहो। तुम्हारे खत से मालूम होता है कि लद्दाख एक उजड़ा हुआ इंद्रलोक है, जिसे एक निहायत खूबसूरत लद्दाखी लड़की ने आबाद कर दिया है। अगर मेरे बेटे को वो इतनी ही पसंद है तो मैं उसे बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बेटा खुश रहे। बहादुर खुशी से आइमू की निशानी उसके कंगन को कहता है, देखा है, मैं कहता था ना कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसने तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए हाँ कह दिया है। आइमू बहादुर का इंतजार उस रास्ते पर करती है जहां से सेना के जवानों की जीप गुजरा करती है। जरा सी आहट
इंतजार कितना लंबा होता है? क्या इससे पहले बहादुर शहीद हो जाएगा या कुछ और ही? जानेंगे इस एक छोटे से अंतराल के बाद। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। और फिर आखिर वही होता है जिसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चीनी सैनिक लाउडस्पीकर पे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के साथ कहते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जमीन हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम लड़ाई नहीं चाहते। हिंदी चीनी भाई भाई, तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो भेड़ बकरियों की तरह मार दिए जाओगे। चीनी हिंदी भाई भाई बार बार यही दोहराते हैं। इधर हिंदुस्तानी सैनिक उनसे इस खोखले दावे को मजाक में लेते हैं। चंगेज खां इनका लकड़दादा था ना, ये समझते हैं वो जहां जहां गया था वो इनकी हो गई है सारी जमीनें। और फिर एक संवेद ठहाका गूंजता है भारतीय सैनिकों के बीच। तभी एक नया भर्ती सैनिक कहता है, कहां भेज दिया सरकार ने, दिन रात ये बकते रहते हैं, इससे अच्छा तो मैं किसानी कर रहा था। घर पर माँ और 2 भाभियां थी, दोनों बड़े भाई सेना में हैं। एक शाम घर लौटा तो दृश्य बदलता है, जहां वो अपने भतीजे और भाभियों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा होता है। मगर माँ कहती है कि बेटा, तेरे पिता का स्वर्गवास होने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें मिलिट्री में भेज दिया जाए, अब तुम्हें जाना चाहिए। भाभी विरोध करती है, कहती है मेरे बेटे ने अपने पिता को 2 बरस से नहीं देखा, और देवरानी के लिए कहती है कि जब से ब्याह हुआ है तब से अकेली ही है, और जब इसकी शादी होगी तो हम दोनों की तरह इसकी बीवी भी अपने पति को देखने के लिए तरसा करेगी। और आपने तो अपने दोनों बेटों को 2 बरस से देखा तक नहीं। मगर इन सब बातों को दरकिनार करके वो सुबह की गाड़ी से भाभियों का आशीर्वाद, माँ का स्नेह सब बटोर कर सेना में आ जाता है। वो बताता है कि बड़ा भाई यहाँ से 50 मील दूर है। अगले दृश्य में राम सिंह अपनी प्रेमिका की मनौती करता पत्र लिख रहा होता है। सारे सैनिकों की हजामत बनाई जा रही है। हजामत बनाने वाले और सैनिकों में शर्त लगती है कि राम सिंह की चिट्ठी आए या नहीं, मगर आखिरी चिट्ठी नहीं आती। राम सिंह बहुत उदास हो जाता है। सैनिकों के बीच वही अकेला था जिसकी कोई चिट्ठी नहीं आती। उसका दर्द वादियों में गूंज उठता है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि
मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। बैरक में सारे सैनिक राम सिंह की बात कर रहे होते हैं। इधर चरतुराम जो सेना का हलवाई है, उसे उसकी बीवी ने चिकन तंदूर का नुस्खा भेजा है लिखकर। एक सैनिक के घर से मिट्टी आई है, उसके घर की मिट्टी। वो जब खत खोलता है तो उसमें पत्नी लिखती है कि सुना है वहां मिट्टी या घास का तिनका भी नहीं उगता। मैं उस क्यारी की मिट्टी भेज रही हूँ जिसे आपने बहुत प्यार से सींचा था, और वो बीज जिसके फूल आपको बहुत पसंद है। जब फूल खिले तो मुझे याद कर लीजिएगा। ये वही तीसरा भाई है, उस माँ का मझला बेटा जो सेना में है। उसकी पत्नी ने आगे लिखा, आप जब आएंगे तो मैं दुल्हन की तरह आपका इंतजार करूंगी, मगर अब की ऐसा न करिएगा जैसा शादी के बाद तीसरे दिन किया था। पर्दे पर दुल्हन के लिबास में सज धज कर उसकी सैनिक पत्नी है। लैंप को ऑन ऑफ करती है और फ्लैशबैक में वही सैनिक सवाल करता है, अगर मैं कल चला गया तो? पत्नी कहती है, अभी नहीं, अभी नहीं। सैनिक की आंखें भर आती हैं और वो पत्नी के भेजे बीज को मिट्टी में लगाता है। अगले दृश्य में मेजर रंजीत सिंह चौकी की खबर लेते हैं। इधर उन्हीं की चौकी पर सैनिकों में जमीन को लेकर बहस होती है कि आखिर ये लड़ाई है क्या। हम कहते हैं ये जमीन हमारी है, वो कहते हैं उनकी है। ये आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी मेजर रंजीत सिंह वहां आते हैं और उनसे सवाल करते हैं, कभी सुना है अपने मुल्क ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो? हमारे इतिहास में सिकंदर पैदा हुआ, कोई चंगेज या तैमूर? क्या हिंदुस्तानी फौज ने किसी की धरती पर कब्जा किया है? कभी सुना है ऐसा? तो क्या आज हम अपनी सदियों की परंपरा को तोड़कर किसी देश के बंजर और पथरीले इलाके पर कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो कोरिया भेजी गईं, तो हमारे नेताओं ने कहा था तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। ये तो हमारे नेता कहते हैं, लेकिन वो जो दिन रात भाई भाई का शोर मचाते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं? एक किताब दिखाकर कहते हैं आगे कि इसमें ये ऐलान फरमाते हैं, जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है उसे चीन की लाल फौज एक न एक दिन खत्म करके दम लेगी। ऐसा इस किताब में लिखा है। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते और ये किसी को दोस्त नहीं समझते। हम संसार की महफिलों में इनकी सिफारिशें करते हैं और करते थे, और ये चुपके चुपके हमारी धरती पर फौजी चौकियां बना रहे थे। ये चीन की फौज सारे एशिया पर अपनी धाक जमाना चाहती है, संसार की शांति को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। ये शतरंज के मोहरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शाह और मात की एक एक चाल को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और इनकी चालों को खत्म करना, खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है गोली नहीं चलनी चाहिए, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहाँ नेक इरादे से नहीं आया। ये हमारी धरती पर खड़ा है और हम ही से कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। अगले दृश्य में चीनी सेना चींटियों की तरह ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। हिंदुस्तानी सैनिक आगाह करता है, गार्ड होशियार, गार्ड होशियार। सब अपने अपने स्थान पर मोर्चा लेते हैं। ट्रांसमीटर पर खबर भेजने की कोशिश होती है। ब्रिगेडियर कहते हैं, खबर कर दो कि जब तक गोली न चले उधर से तब तक फायर नहीं किया जाएगा। बंकर में एक भारतीय सैनिक दूसरे से कहता है, 25 से अधिक नहीं और ये 300 से कम नहीं। दूसरा सैनिक जोश में आत्मविश्वास से बंदूक थामे कहता है, इनसे कहो 300 और ले आएं। जबकि प्रॉपर बंकर भी नहीं होते सैनिकों के पास, मगर इरादा फौलादी है। पूरे स्क्रीन पर चींटियों की तरह चीनी सेना भारतीय सीमा और वहां से डटे सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर रंजीत हौसला बढ़ाते हैं और फिर ब्रिगेडियर से संपर्क करते हैं फायरिंग की अनुमति के लिए, मगर इजाजत नहीं मिलती। ब्रिगेडियर कहते हैं, गोली चलाकर हम उन्हें युद्ध का बहाना नहीं दे सकते। सैनिक आपस में बातें करते हैं, आज 20-20 को लेकर मरना है। दूसरा कहता है, ओए बादशाह हो, 20 की
कि 100 को लेकर मरूंगा। मेजर रंजीत एक बार फिर ब्रिगेडियर से फायरिंग की अनुमति मांगते हैं। कहते हैं वो मात्र 50 गज की दूरी पर हैं। ब्रिगेडियर कहते हैं नो फायरिंग। अब वो चीनी बिल्कुल सामने हैं। एक सैनिक फिर कहता है इसे तो मैं भूनूंगा। दूसरा पूछता है किसे? अगला कहता है इसको, ये छिपकली की औलाद, लेकिन ये तो सब के सब एक जैसे लगते हैं। पहला जवाब देता है। सैनिक कहता है ये हो क्या रहा है, न लड़ते हैं न हटते हैं। दूसरा कहता है कहो तो उड़ा ही दूं। तभी मेजर रंजीत डपटते हैं, होल्ड ऑन, हमारी ओर से पहली गोली नहीं चलेगी, समझे? मेजर फिर संपर्क करते हैं, 25 गज। ब्रिगेडियर एक बार फिर वही दोहराते हैं, नो फायरिंग। अब चीनी टिड्डों की तरह कतार में सामने खड़े हैं। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई। मेजर कश लेते हुए कहते हैं अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। आगे फिर चीनी कमांडेंट कहता है तुम यहां से जाओ, यहां हमने घेरा लगाया है, इधर आने को नहीं मांगता। हिंदी चीनी भाई भाई, जैसे कुछ डिक्लेरेशन दे रहा हो। मेजर फिर ब्रिगेडियर से संपर्क करते हैं और जवाब मिलता है हम चौकी खाली नहीं करेंगे, हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हैं वहां, हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, लेकिन चौकी खाली नहीं की जा सकती। तुम तो मुनासिब समझते हो, वो कार्रवाई कर लो। फिर संपर्क खत्म करके ब्रिगेडियर ऑफिस खबर करवाते हैं। चीनी कमांडर ने हमारे कमांडर से कहा है कि हमारे जवान चौकी से बाहर आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम चौकी नहीं छोड़ रहे। घेरे की वजह से खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। सिविलियंस को राइफल ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है लद्दाख में, और पर्दे पर लद्दाखियों को राइफल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। आईमो भी उसमें शामिल है। अगले दृश्य में एक दूसरी चौकी पर मेजर प्रताप सिंह को रामस्वरूप अपनी पत्नी के भेजे हुए बीज और मिट्टी में पनपता पौधा दिखाता है। उधर मेजर रंजीत अपनी चौकी के जवानों को बताते हैं कि अभी हाल ये है कि हमारी हुकूमत की चीनी हुकूमत से बात चल रही है। हो सकता है ये घेरा 2-4 दिन में हट जाए, लेकिन एहतियातन हमें होशियार रहना होगा। फिर 6 सैनिकों को अपने साथ 2 नंबर चौकी पर चलने को कहते हैं। वहां हमारे पास और सैनिक भेज दिए जाएंगे ताकि जरूरत पड़े तो हम इस चौकी की मदद कर सकें। अपनी गैर हाजिरी में एक सैनिक को कमांड सौंप कर जाते जाते मेजर कहते हैं मुमकिन है मैं जल्दी वापस आ जाऊं, फिर दिवाली इकट्ठे मनाएंगे। मेजर रंजीत अगले दृश्य में एक मैप पर सैनिकों को वस्तु स्थिति समझाते हैं, जिसमें बहादुर सिंह की टुकड़ी को पहाड़ी के पीछे से आकर चीनियों को घेरे के पीछे चौकी बनाने का हुक्म मिला है। अभी सैनिक इस ऑर्डर के साथ साथ रवाना होता ही है कि कोई धमाकों की आवाज आती है। मेजर रंजीत संपर्क करते हैं। पीछे की चौकी से खबर मिलती है कि जिस तरफ से भाई भाई के नारे मिलते थे न सर, वहां से गोलाबारी आ रही है। दुश्मन नजर नहीं आ रहा। मेजर नैन सिंह को कहते हैं अफसोस, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं। नैन सिंह कहता है फिक्र नहीं सर, हर जवान मोर्चे पर डटा हुआ है। मेजर हेड ऑफिस खबर करते हैं और सभी चौकियों पर जवान मोर्चे पर अपने हथियारों के साथ अपनी सीमा पर मुस्तैद होते हैं। ब्रिगेडियर मेजर का जवाब देते हैं कि दुश्मन एक साथ कई चौकियों पर हमला कर रहा है, इसलिए किसी चौकी पर मदद भेजना नामुमकिन है। जहां तक संभव हो मुकाबला करो, और अगर मजबूरन पीछे हटना पड़े तो पीछे हटकर दूसरे मोर्चे पर डट जाओ। गोलियों की जगह बम तो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे कई जवान घायल होते हैं। रात के अंधेरे पर बमबारी की जा रही है। धूल और धुएं की वजह से हमारे सैनिकों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इसका फायदा उठाते हुए हजारों चीनी सैनिक भारतीय चौकी की तरफ बढ़ रहा है। नैन सिंह जब ये बात मेजर रंजीत को ट्रांसमीटर पर बताता है तो मेजर चौकी छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर नैन सिंह कहता है नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। एक एक सैनिक 25-25 को लेकर मरेगा सर। नैन सिंह कहते हैं शायद सर हम दिवाली पर नहीं मिल सकेंगे, हमारी ओर से सबको कहना दिवाली मुबारक। एक जोरदार धमाका होता है जो नैन सिंह को घायल कर जाता है। मेजर रंजीत सिंह को संदेश भेजते हैं। इधर मेजर प्रताप की चौकी पर टिड्डों की तरह चीनी सैनिक आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से होती है। दुश्मन ऊपरी हिस्से से आ रहा है, हमारे सैनिक नीचे की तरफ हैं। युद्ध में ये स्थिति हमेशा विकट स्थिति पैदा करती है। भारतीय जवान हर मोर्चे पर डटे रहते हैं, मगर भारतीय सैनिकों का हौसला चट्टान सा है। वो लगातार अपनी चौकियों से उनका जवाब देते हैं। सैनिकों के पास गोलियां खत्म होने लगती हैं। ब्रिगेडियर चौकी खाली करने का ऑर्डर देते हैं। भारतीय सैनिक कुछ चौकियों से हटते भी हैं, तो भी चीनी सैनिक चारों तरफ से आगे बढ़ रहा होता है। अगले दृश्य में उसी का बड़ा भाई अपने बेटे की तस्वीर देखता है। चीनी आगे बढ़ते जाते हैं, भारतीय सिपाहियों के शरीर से घड़ी अंगूठी नोचते खसोटते। इधर चुसुल में आईमो और सोनम पूजा करते हैं। दूसरी तरफ बहादुर सिंह, जिन्हें चौकी से लाने गया था, वो सैनिक वापस आने को तैयार नहीं।
मेजर रंजीत सिंह की चौकी पर जब चीनी पहुंचता है तब वो उसके पीछे की चौकी पर पहुंचने का प्लान करते हैं। चीनी आगे बढ़ते हैं मगर उन्हें जरा भी भान नहीं कि भारतीय सिपाही घात लगाए बैठे हैं, वो भी ऊंचाई पर। इस पर वो नीचे सतह पे है और हमारे जवान पहाड़ी पर। बेधड़क वो बढ़ता है। जब करीब आता है भारतीय सेना जो है वो गोलियों से उन्हें भून डालती है, मगर संख्या बल उनकी इतनी अधिक है कि भारतीय सैनिक भी मारे जाते हैं। मेजर रंजीत को बहादुर की चिंता होती है। वो अब तक चौकी से जवानों को लेकर नहीं लौटा। ब्रिगेडियर को मेजर रंजीत इस हमले में अपने विजय की खबर देते हैं। ब्रिगेडियर कहते हैं अब वापस आ जाओ, मगर मेजर चौकी पर जाने की इजाजत मांगते हैं, मगर ब्रिगेडियर उन्हें चौकी छोड़ने के लिए कहते हैं। मेजर बताते हैं कि बहादुर सिंह अब तक नहीं आया। तभी ब्रिगेडियर को खबर मिलती है कि मेजर की चौकी की तरफ 2000 चीनी सैनिक बढ़ रहे हैं। मेजर कहता है कि बहादुर को मैं 2-4 सैनिकों के साथ कैसे छोड़ सकता हूं। ब्रिगेडियर कहते हैं कि एक जवान की खातिर इतनी जानें खतरे में नहीं डाली जा सकती। मेजर रंजीत गुस्से में कहते हैं आई नीड गन। मैं दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता हूं, मुझे यहां से निकलने को क्यों कहा जा रहा है? मगर आर्मी डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। मेजर को वो चौकी छोड़ना ही पड़ता है। वो पहाड़ी के पीछे नाले के रास्ते पीछे हटते हैं अपनी पूरी टुकड़ी के साथ। मेजर प्रताप की टुकड़ी रास्ता भटक जाती है। जवान 2 दिनों से लगातार भूखे प्यासे उस पहाड़ी में चल रहे हैं, भटक रहे हैं। एक जवान गुस्से में कहता है ये मौत अच्छी है, वहां दुश्मनों को मारकर शहीद होना अच्छा है। मेजर प्रताप तब कहते हैं कि हम भारतीय सिपाही हैं, हम बुजदिल नहीं। हमारे एक सैनिक 50-50 दुश्मनों को मारकर शहीद हुए। गोलियां चला चलाकर हमारे हाथ सुन्न हो गए, मगर हम फिर भी नहीं रुके। हमारे एक सैनिक पर उनके 300 सैनिक हमला करते हैं तो उनकी तादाद है, तो क्या हम ये ठीक नहीं कि हमें उनकी ताकत पे हमला करना चाहिए? तो हमारा एक एक जवान, उसकी जान कीमती है। हमारे जवान को अपनी भी रक्षा करनी है ताकि उसके 20 को मारे। ऐसे में गोलियां खत्म होने पर पीछे हटना बुजदिली नहीं है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है और इस धरती के दुश्मनों को उखाड़ फेंकना है। इधर मेजर रंजीत आसमान में सेना का विमान देखकर सारी टुकड़ी के साथ उसे बुलाते हैं। उनका ट्रांसमीटर रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा। उधर की आवाज आती है मगर इधर से आवाज नहीं जा रही। उसी पर पता लगता है कि सेना द्वारा उनकी टुकड़ी को मृत मान लिया गया है। एक सैनिक के लिए इससे बुरी खबर कुछ और नहीं। मेजर जवानों को लेकर आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे किनारे उस संदेश का मतलब ये था, इन सभी जवानों के घर संदेश भेज दिया जाएगा कि शहीद हुए। ये सोचकर सब उदास हो जाते हैं। मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे,
ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। सब हिम्मत के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। सैनिक राम सिंह को अकेला कंधों पे लिए खाली बर्फीले मैदान में आगे बढ़ता हुआ सैनिक थक कर छूटती सांसों के साथ राम सिंह उसे जाने को कहता है। फिर धीरे धीरे उसकी सांस की डोर टूट जाती है। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। इधर मेजर रंजीत सिंह की टुकड़ी नाला पार करके भीगे कपड़ों में आगे बढ़ रही है, मगर अब किसी में ताकत नहीं बची। जूते उतारता सैनिक जब जुराब उतारता है तो उसकी खाल भी उसके साथ उतर जाती है। मेजर रंजीत सबको ललकारते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, मगर सारे सैनिक जानते हैं कि देश में यह खबर पहुंच चुकी है कि हम सब मारे गए हैं। मगर मेजर अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते जाते हैं। सारे सैनिक उनके पीछे पीछे आते हैं। आखिर वो भारतीय सेना के ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं। गांव वाले सभी सैनिकों के लिए भोजन दवाई का इंतजाम करते हैं। आईमो सोनम बहादुर सिंह को ढूंढने जब मेजर रंजीत सिंह के पास पहुंचते हैं तो मेजर कहते हैं, तुम लोग फुनरांग में कैसे? तब वो बताता है कि उनका यहाँ भी घर है। बहादुर सिंह को उनके साथ न पाकर वो सब निराश होते हैं। तभी मेजर नैन सिंह से पूरा हाल सुनाने को कहते हैं। नैन सिंह बताता है कि बहादुर सिंह के साथ सिर्फ 5 सैनिक थे, वहां दुश्मन ने कब्जा कर लिया है, उनके बचने की कोई सूरत नहीं। सोनम ये सुनकर चीख पड़ता है, ये सिपाही झूठ बोलता है कहकर वो भागता है। बहन आईमो उसके पीछे जाती है। बहादुर को कुछ नहीं हो सकता ये कहकर सोनम रो पड़ता है। आईमो फूट फूट कर रोने लगती है। आईमो को बहादुर की बातें कही हुई याद आती हैं। मेजर नैन सिंह को चौकी नंबर 3 पर कुछ सिपाहियों के साथ भेजते हैं। ब्रिगेडियर को बहादुर सिंह की शहादत की खबर मिलती है और उस दिन दिवाली होती है। इधर बहादुर सिंह की मां और सारे सिपाहियों के घर वाले को अपने घर की रोशनी खोने का अंदेशा हो चुका है। ब्रिगेडियर जवानों को एड्रेस करते हैं। उनका ये एड्रेस रेडियो से सभी चौकियों पर सुनाया जाता है। दुश्मन के घातों को सहने वाले सिपाहियों, दिवाली मुबारक, बहादुरी मुबारक, तकलीफें, घाव, सदमे मुबारक हों। ये वो दिवाली है जो न कभी सुनी, न देखी और न कभी इसका तसव्वुर किया। ये काली दिवाली है और हुंकार अंधेरों से पुकार कर कह रही है, आज लक्ष्मी की नहीं, माँ काली की पूजा करो।
अब आने वाले वर्षों में दिवाली फिर जगमगाएगी, घर घर में दिए जलाएगी, मगर एक शर्त पर कि तुम खून की कुर्बानी दो। शहीदों का खून हमेशा रंग लाता है। एक दोस्त बगलगीर होकर छुड़ा घोंपा है। ये जब मेहमान बनकर हमारे देश में आया था तब हमने इसे सर आंखों पर बिठाया था। वो जिस रास्ते से गुजरा हमने उसकी जय जयकार की। हर शहर, हर महफिल, हर जलसे में उसकी इज्जत की। हर कलाकार, हर लीडर ने उसके आने की खुशी में जश्न मनाया। हम खुश हुए ये देखकर कि उसने शांति के दूत की समाधि पर फूल चढ़ाए, उसके हाथों से नौजवानों को इनाम दिलवाए। आज उन्हीं नौजवानों को खून के बहाने के लिए उसने अपनी फौजें भेजी। एक दोस्त ने ऐसा किया। कुछ पल के लिए हम ठिठक कर रह गए, लेकिन अब संभले हैं। अगर इसने दुश्मन की तरह ललकारा है तो हम इसे कबूल करते हैं। अब हमारी बदौलत कभी चैन की नींद न सो सकेगा। ये हमारा देश बुद्ध, अशोक, गांधी का देश है। शांति का पुजारी जरूर है, लेकिन बुजदिली का कायल नहीं। जय हिंद। मेजर रंजीत जिससे प्रेम करते थे वो मेजर प्रताप सिंह की पत्नी बनती है। ये बात वो आइमो के पूछने पर बताते हैं। मेजर रंजीत अपनी प्रेमिका के लिए लाई अंगूठी को आइमो को पहनाने की बात कहते हैं, मगर आइमो कहती है कि वो बहादुर सिंह को भुला नहीं सकती। इधर बहादुर सिंह जो कि एक जिंदा है, एक सैनिक के साथ खोपड़ान चौकी पर नंबर 3 पहुंचता है। चौकी ब्रिगेडियर को ये खुशखबरी मेजर रंजीत देते हैं। तभी ब्रिगेडियर मेजर रंजीत को खबर करते हैं कि तुम्हारी चौकी की तरफ 200 चीनी सैनिक बढ़ रहे हैं। बहादुर को कहो वो और उसके साथ एक और सैनिक उन्हें रोके, ताकि तुम और तुम्हारे जख्मी सिपाहियों को वहां से निकाला जाए। ये एक सुसाइडल स्टेप था, मगर ब्रिगेडियर का यही ऑर्डर था, जबकि ब्रिगेडियर का वो खुद बेटा था। आइमो और सोनम बहादुर के पास जाने की कोशिश करते हैं। आइमो जानबूझकर चीनी सिपाहियों के हाथ में पड़ जाती है। तभी सोनम बहादुर तक पहुंचता है। चीनी सैनिक आइमो की असमत, उसके मान को तहस नहस कर देते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। सोनम बहादुर तक पहुंचता है। सोनम मेजर का संदेशा बहादुर को देता है। सोनम को बहादुर वापस भेजता है, मगर सोनम बताता है कि आइमो को चीनियों ने पकड़ लिया है। सामने चीनियों की सेना जो है वो बढ़ती हुई आ रही है। देखकर बहादुर सिंह और उसके साथ एक और सैनिक गोलियां बरसाते हैं। सोनम गोलियां लाने जाता है, वहां कोई गोली नहीं होती। बहादुर ने सोनम को बहाने से वहां से हटाया था। आइमो बहादुर के पास बहुत बुरी हालत में पहुंचती है। मारे गए साथी सैनिक की बंदूक अब उसके हाथों में है। दोनों लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, मगर दुश्मनों को मारकर दो प्यार करने वाले की मौत एक साथ होती है। सोनम भागता हुआ वहां पहुंचता है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अपने रेडियो साथी सारिका पंकज को अब दीजिए अनुमति अपने सभी सैनिकों के सम्मान में हमारा शत शत प्रणाम। जय हिंद। की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पत्थर में